नमस्कार, 22 का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। 2021 में प्रधानमंत्री ने यूपी के कई दौरे किए थे। इन दौरों के दौरान प्रधानमंत्री ने कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी थी। लेकिन अगर प्रधानमंत्री के दौरे को विस्तार से देखा जाए तो उसमें से ज्यादातर जिले पूर्वांचल के थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री मेरठ आ रहे हैं, तो क्या मेरठ के सहारे ही बीजेपी का फिर से पश्चिमी यूपी को साधने का प्लान है? देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के नए साल की शुरुआत से ही सियासी पारा चढ़ने वाला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कमान संभाल चुके पीएम मोदी रविवार यानी 2 जनवरी को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के दौरे पर होंगे। हाँ, एक ओर बीजेपी के बड़े बड़े नेता लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए लगातार यूपी को साधने के लिए निकल पड़े हैं। पूर्वांचल को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात दे चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की फिर से पैठ बनाने के लिए चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरठ दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 700 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि से की जा रही है। मेरठ के सरधना शहर के सलावा और कैली गांव में बनाई जा रही है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। इस खेल विश्वविद्यालय में 540 महिलाओं और 540 पुरुष सहित कुल 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने की क्षमता होगी। 2 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का मेरठ के सलावा में शिलान्यास करने जा रहे हैं और ये देखिए यहाँ जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब दोपहर यहाँ पहुंचेंगे तो इसी मंच से एक वो जनसभा भी करेंगे और इस मंच पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई कैबिनेट मंत्री और कई राज्य मंत्री यहाँ पर जो शामिल हैं वो रहेंगे। तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और यहाँ देखिए कि किस तरीके से यहाँ जो लोग यहाँ शामिल होंगे उनके बैठने की यहाँ व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 50,000 से ज्यादा जो कुर्सियां हैं वो यहाँ पर व्यवस्था की गई हैं और करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों के यहाँ आने का जो दावा है वो यहाँ पर किया जा रहा है। यूपी के 75 जिलों से करीब 16,000 से ज्यादा जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर हिस्सा लेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ के सलावा में ये जो खेल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, ये खेल विश्वविद्यालय मेरठ ही नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री बनने से पहले साल 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी यूपी की पहली चुनाव रैली मेरठ में की थी। यहां से उन्होंने मेरठ, सहारनपुर समेत मुरादाबाद मंडल की 71 विधानसभा सीटों को साधा था। इसके बाद 2017 की विधानसभा चुनाव में भी पीएम मोदी मेरठ आए थे। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वो तीसरी बार मेरठ आए, यानी पीएम नरेंद्र मोदी का ये मेरठ का चौथा दौरा रहेगा। तो ये बड़ा सुंदर और बड़ा प्रभावशाली उपहार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है और निश्चित रूप से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर खेलों को इससे बड़ा बढ़ावा मिलेगा। खेल के विश्वविद्यालय देश के अंदर नहीं थे। पहला विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर भी वो मणिपुर के अंदर खोला गया, माननीय मोदी जी ने उसको प्रारंभ कराया और ये उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय खेल का। खेलों के संबंध में जो आग्रह, जो रुचि, जो उसके संबंध में सारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी बराबर बनाते रहे हैं, बताते रहे हैं, खेल का व्यक्तिगत स्तर पर ध्यान रखते हैं, उसका ये परिणाम है। और मेरठ का खेल विश्वविद्यालय की दृष्टि से इसलिए दावा बनता था, जिसको हम लोग बराबर कहते भी थे कि मेरठ खेल के सामान के उत्पादन का बड़ा केंद्र है और यहाँ से विभिन्न विधाओं के अंदर खिलाड़ी भी तैयार हुए राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कुश्ती हो, तीरंदाजी हो, निशानेबाजी हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, इसलिए हमारा एक आग्रह था और हमें बड़ा इस बात का आनंद है। हम इसके लिए आभार भी व्यक्त करते हैं। इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को समझे तो यहाँ किसान आंदोलन और किसानों से जुड़े मुद्दे गर्म हैं।
इसी का फायदा उठाने के लिए अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को साइकिल पर सवार किया है। अखिलेश इस बात को भली भांति जानते हैं कि पूर्वांचल में बीजेपी का किला तोड़ने में बहुत ही मुश्किल आने वाली है, इसलिए अखिलेश यादव खुद को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक ओर अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी के सहारे लखनऊ की सत्ता तक पहुंचने की कोशिश में हैं, तो वहीं बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। इसलिए अब पूर्वांचल से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंचने वाला है। मेरठ से संवाददाता सनु शर्मा के साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि आईटी और ईडी की छापेमारी से अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री वाला घर छोड़ते समय पीछे की दीवार टूटने का राज भी अब पता चला है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि आज जब इत्र की दीवारें और ताले टूट रहे हैं तो उसके पीछे कैश और नोटों की गड्डियां इत्र की बदबू के साथ पाई जा रही हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि आज अखिलेश यादव की बेचैनी और बयानबाजी से पता चलता है कि चोर की दाढ़ी में ही तिनका होता है। उधर मेरठ के लिए 2 जनवरी का दिन काफी अहम है। पीएम मोदी सरधना विधानसभा के सलावा में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे और इसी के साथ वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 75 जिलों से 16,000 से ज्यादा खिलाड़ी यहां पर शिरकत करेंगे। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कई केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री शिरकत करेंगे। बीजेपी के नेता, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने पूरे मामले का जायजा लिया है, देखिए खास रिपोर्ट। 2 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का मेरठ के सलावा में शिलान्यास करने जा रहे हैं और ये देखिए यहाँ जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब दोपहर यहां पहुंचेंगे तो इसी मंच से एक वो जनसभा भी करेंगे और इस मंच पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई कैबिनेट मंत्री और कई राज्य मंत्री यहां पर जो शामिल हैं वो रहेंगे। तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और यहाँ देखिए कि किस तरीके से यहाँ जो लोग यहाँ शामिल होंगे उनके बैठने की यहाँ व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 50,000 से ज्यादा जो कुर्सियां हैं वो यहाँ पर व्यवस्था की गई हैं और करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों के यहाँ आने का जो दावा है वो यहाँ पर किया जा रहा है। यूपी के 75 जिलों से करीब 16,000 से ज्यादा जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर हिस्सा लेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ के सलावा में ये जो खेल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, ये खेल विश्वविद्यालय मेरठ ही नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हैं जो तमाम व्यवस्थाओं का यहाँ पर जायजा लेने आए हैं। सांसद जी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि वाकई मेरठ के लिए एक बड़ी सौगात भी है। खेल विश्वविद्यालय की मांग भी की जा रही थी, तमाम विश्वविद्यालय तो यहाँ पर है लेकिन खेल विश्वविद्यालय नहीं था। अब क्या तैयारियां अब तक पूरी कर ली गई है? नहीं, पूरी तैयारियां हैं, आप देख ही रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए एकदम से परिसर तैयार है और बेशक आज 2022 का पहला दिन है और कल माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करने वाले हैं, तो ये बड़ा सुंदर और बड़ा प्रभावशाली उपहार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है और निश्चित रूप से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर खेलों को इससे बड़ा बढ़ावा मिलेगा। खेल के विश्वविद्यालय देश के अंदर नहीं थे। पहला विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर भी वो मणिपुर के अंदर खोला गया, माननीय मोदी जी ने उसको प्रारंभ कराया और ये उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय खेल का। खेलों के संबंध में जो आग्रह, जो रुचि, जो उसके संबंध में सारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी बराबर बनाते रहे हैं, बताते रहे हैं, खेल का व्यक्तिगत स्तर पर ध्यान रखते हैं, उसका ये परिणाम है। और मेरठ का खेल विश्वविद्यालय की दृष्टि से इसलिए दावा बनता था, जिसको हम लोग बराबर कहते भी थे, कि मेरठ खेल के सामान के उत्पादन का बड़ा केंद्र है और यहाँ से विभिन्न विधाओं के अंदर खिलाड़ी भी तैयार हुए राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर।
कुश्ती हो, तीरंदाजी हो, निशानेबाजी हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो। इसलिए हमारा एक आग्रह था और हमें बड़ा इस बात का आनंद है, हम इसके लिए आभार भी व्यक्त करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, जिन्होंने मेरठ में हमको विश्वविद्यालय दिया। तो इससे निश्चित रूप से खेल को, खिलाड़ियों को और खेल संबंध के निर्माताओं को सभी को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और कुल मिलाकर के जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो बढ़ेंगी। और भी जो साथ में काम हुए हैं, एक्सप्रेस हाईवे हुआ है, IT पार्क हुआ है, गंगा एक्सप्रेस वे हुआ है, जेवर का हवाई अड्डा हुआ है, ये जो सारी चीजें हैं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा भारी बूस्ट इससे मिलने वाला है। एक चीज और है, आपने देखा होगा कि मेरठ में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि उनको हरियाणा या दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, एक तरीके से उसे पलायन भी कहा जाता। आपको लगता है खिलाड़ियों का भी पलायन रुकेगा और एक वाकई पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं कई प्रदेशों के लिए मील का पत्थर साबित? निश्चित रूप से। अब देखिए, आप यदि ओलंपियंस का आप रिकॉर्ड देखें या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी पहुंचे उनको आप यदि उनकी पृष्ठभूमि देखें, उसमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र से निकल करके आए हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत अधिक प्रतिभा है, परंतु उस प्रतिभा को तलाशना, उसको तराशना, उसको प्रस्तुत करना ये नहीं होता था। अब ये खेल विश्वविद्यालय बनेगा तो ये सारी की सारी जो कमियां वो दूर हो जाएंगी, अवसर भी मिलेगा और निश्चित रूप से एक्सपोजर मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कोचिज हैं, खिलाड़ी हैं, वो यहाँ पर आएंगे, प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा बच्चों को। तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे मैंने कहा प्रदेश और देश के भी खिलाड़ियों का अवसर होगा। थोड़ा ये तो हो सकता है कि प्रदेश के बच्चों को कुछ अधिक प्राथमिकता दी जाए, परंतु विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय होगा ये और सभी के लिए होगा। निश्चित रूप से खेलों को बड़ा भारी बढ़ावा इस विश्वविद्यालय के द्वारा मिलने वाला है। देखिए, खेलों को भारी जो बढ़ावा है वो मिलने जा रहा है। कह सकते हैं कि क्रांति धरा मेरठ पर खेलों को लेकर भी एक बड़ी क्रांति होने जा रही है, चूंकि ये खेल विश्वविद्यालय उम्मीदों की नई किरण भी लेकर आएगा और कहीं ना कहीं जो प्रतिभाएं हैं, ग्रामीण इलाकों की जो प्रतिभाएं हैं जिनको दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, वो अब यहाँ रहकर ही खेलों में वो मुकाम हासिल करना चाहती, वो मुकाम आसानी से हासिल कर सकेंगी जो मुकाम हासिल करना इन खिलाड़ियों के लिए किसी सपने से कम नहीं होता था। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, मेरठ। बीजेपी इस वक्त यूपी में एक साथ अलग अलग रणनीतियों पर काम कर रही है और सत्ता तक पहुंचने के लिए रणनीति बना रही है बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह इन दिनों लगातार यूपी में चुनावी जनसभा और रोड शो कर रहे हैं, लेकिन इन चुनावी सभाओं के इतर बीजेपी का सत्ता तक पहुंचने के लिए क्या है प्लान, देखिए रिपोर्ट। यूपी की चुनावी राजनीतिक अलग अलग आलोकों के लिए सियासी क्षितिज पर चमक रही है। कहीं राम के नारे लगाए जा रहे हैं तो कहीं संविधान की दुहाई दी जा रही है। इन सब के बीच गढ़े जा रहे हैं भविष्य के राजनीति के सियासी समीकरण। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस वक्त बीजेपी के चाणक्य अमित शाह इसी सियासी समीकरणों को सत्ता की चाबी में बदलने के लिए लगातार यूपी के दौरे पर दौरे कर रहे हैं और तैयार कर रहे हैं 2022 में बीजेपी के लिए यूपी फतह का प्लान। इस बार भी 300 पार होने वाला है। मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए, करोगे 300 पार? तो मैं बोलूं भाजपा की इस बार, आप बोलोगे? बोलिए भाजपा की इस बार, भाजपा की इस बार, भाजपा की इस बार। मित्रों, एक बात बताओ, ये ढेर सारे युवा यहां खड़े हैं, भैया फुल टॉस बॉल हो और अच्छा बैट्समैन हो तो चौका लगाएगा या नहीं लगाएगा? लगाएगा या नहीं लगाएगा? 2014 में कौन जीता? जोर से बोलो, 2014 में कौन जीता? 17 में कौन जीता? 19 में कौन जीता? और 22 में कौन जीतेगा? बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष 24 दिसंबर के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में जनसभा और रोड शो में शामिल हो रहे हैं। अमित शाह की रैली में लोगों की भीड़ उमड़ रही है और इसी भीड़ को देखते हुए पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने विपक्षियों को मात देने के लिए व्यूह रचना भी तैयार कर दी है।
शाह ने 2014 से ही यूपी को पढ़ना शुरू कर दिया था। इसके बाद 2017 फिर 2019 में वो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो गए हैं। यहाँ की भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों को ढंग से जान चुके हैं। इसी कारण वो पहले की तरह ही दिन में जनसभा और रात में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ घंटों बैठकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। और बैठक में तैयार की गई रणनीति के बाद ही अमित शाह मुद्दे को सियासी मैदान में उछालते हैं। इतने साल रामलल्ला को टेंट में क्यों रहना पड़ा? इतने साल राम मंदिर को किसने रोक कर रखा? कार सेवकों पर किसने गोलियां चलाई? रामनवमी के उत्सव को कौन बंद कर दिए थे? दीपोत्सवी को कौन बंद कर दिए थे? और राम भक्तों पर डंडा किसने चलाया था? ये सभी हमें याद रखना चाहिए। राजनीतिक रणनीतिकार बताते हैं कि शाह को पता है कि साल 2022 से ही 2024 के जीत का रास्ता तय होगा। इसलिए उन्होंने अपने यूपी के चुनावी अभियान की शुरुआत में बता दिया था कि केंद्र में अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना है तो 2022 में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। उनके इस बयान के अपने अलग ही मायने हैं, लेकिन यूपी के सहारे फिर से दिल्ली में काबिज होने वाली इस रणनीति पर ही इस वक्त भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और सभी रणनीतियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक बुआ बबुआ ने जो सरकारें चलाई वो सभी का विकास करती थी क्या? करती थी क्या? सपा के राज में आपका भला होता था क्या? बसपा के राज में आपका भला होता था क्या? वो नहीं कर सकते। एक जातिवादी पार्टियां है, एक परिवारवादी पार्टियां है। उत्तर प्रदेश में अमित शाह की रणनीतिक कौशल के सभी कायल हैं। सभी को पता है कि अमित शाह जो प्लान बनाते हैं उसे जमीन पर उतारने के लिए खुद आगे आते हैं। अमित शाह साल 2014, 2017, 2019 में अपने राजनीतिक कौशल को दिखा चुके हैं। फिर से उनकी यूपी में सक्रियता उसी ओर इशारा कर रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी के प्रभारी रहे अमित शाह ने पार्टी के लिए एक सफलता की पटकथा लिखी थी और रात की बैठकों की जो भाजपा की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 2017 विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव का पुराना अनुभव उनको इस बार भी काम आएगा। हालांकि 2022 के लिए यूपी में परिस्थितियां बदल गई हैं। विपक्षी दल भी रणनीति बदलकर भाजपा से मुकाबले के लिए तैयार है। अखिलेश यादव बहुत तेजी से जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव 2017 के नतीजों को भुलाकर 22 के दंगल में एक नई रणनीति के साथ उतर रहे हैं। छोटे दलों को साथ लेकर अखिलेश यादव की कोशिश एक मजबूत वोट बैंक तैयार करने की है। इसलिए यूपी की लड़ाई में रणनीति के मामले में अमित शाह और अखिलेश यादव आमने सामने हैं। अब इसी सियासी युद्ध में नतीजा किसके पक्ष में आएगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो फिलहाल 22 का अग्निपथ में आज मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।